वैल्यू एडेड कोर्स में हेल्थ वेलनेस एंड योगा BA BSc BCom BBA BCA प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं के लिए यह पाठ्यक्रम है। पिछली दो वीडियो में हमने कई प्रश्न डिस्कशन किए हैं। अब हम इस वीडियो से कुल आपको परीक्षा तक 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। 50-50 प्रश्नों का 4 वीडियो आपका कुल होगा, यानी कि कुल 200 प्रश्न होंगे। और पिछली 2 वीडियो में जो प्रश्न हमने कराए हैं, इतने प्रश्न आप कर लेंगे तो हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए, क्योंकि यह प्रश्न आपके अंकों को बढ़ा सकता है। या प्रश्न पत्र जो भी आप पीछे किसी प्रश्न पत्र में कुछ कमी होगी, वह यहाँ पर उसकी पूर्ति थोड़ा बहुत ओवरऑल परसेंटेज में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है केवल रोगों की अनुपस्थिति, केवल शारीरिक शक्ति, शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था, और अंतिम है केवल मानसिक संतुलन। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे पहले विकल्प आपका सही होगा विकल्प नंबर सी। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पोषण शब्द का क्या अर्थ है? तो पोषण शब्द का क्या अर्थ है? भोजन पकाना। इससे पोषण शब्द का आपका अर्थ निकल जाता है, या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, या भोजन को ग्रहण कर उपयोग करने की प्रक्रिया, या भोजन का संग्रह। तो पोषण का अर्थ है भोजन को ग्रहण कर उपयोग करने की प्रक्रिया। ये पूरा पोषण के अंतर्गत आता है। न तो भोजन पकाना पोषण का अर्थ है शब्द का, न तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, न तो भोजन का संग्रहण, यह पोषण का शाब्दिक अर्थ नहीं। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य बढ़ाना, सभी पोषक तत्व देना, भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन सस्ता करना। विकल्पों को देखना बहुत ही आवश्यक है। विकल्प को एक बार देखिए, उसके बाद समझिए, फिर उसके बाद उस पर टिक करिए। तो संतुलित आहार, न तो संतुलित आहार का उद्देश्य स्वाद बढ़ाना नहीं है, भोजन की मात्रा बढ़ाना भी नहीं है, भोजन सस्ता करना भी संतुलित आहार का उद्देश्य नहीं है। संतुलित आहार का उद्देश्य है सभी पोषक तत्व जिसमें मिल जाए, वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। यही इसका संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊतक निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, हड्डी निर्माण। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य कार्य लिखिए। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना, ये प्रोटीन का मुख्य कार्य है। ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, विटामिन किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो विटामिन ऊर्जा देने वाला अभी हमने कर लिया है, शरीर निर्माण कर लिया है। अब बचा है क्या है? विटामिन किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो विटामिन आपका रक्षा पोषक तत्व है। तो तीनों को देख लीजिएगा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य का जो संबंध होता है वह विचार से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, भावनाओं से होता है। ये मानसिक स्वास्थ्य का संबंध होता है। यानी कि तीनों विकल्प सही हैं, तो हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक बल बढ़ाना, मानसिक शांति प्राप्त करना, शरीर और मन में संतुलन स्थापित करना, रोगों का उपचार करना। तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है वह है शरीर और मन में संतुलन स्थापित करना। 9वां प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राणायाम का संबंध किससे होता है? तो प्राणायाम का संबंध हमारे श्वसन से होता है। श्वसन क्रिया यानी कि सांस से संबंधित प्राणायाम योग है। ठीक है, तो इसको जरूर दिमाग में रख लीजिएगा, ये प्रश्न आप परीक्षा में छपने वाला है। शारीरिक
व्यायाम का प्रमुख लाभ क्या है? तो शारीरिक व्यायाम का प्रमुख लाभ है शारीरिक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, शारीरिक व्यायाम का लाभ क्या है? शारीरिक क्षमता बढ़ाना। जल का प्रमुख कार्य क्या है? जल का प्रमुख कार्य होता है पाचन में भी सहायता करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना और ताप नियंत्रण करना। ये उपर्युक्त सभी जो है वह जल का मुख्य कार्य है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। वसा का प्रमुख कार्य क्या है? त्वरित ऊर्जा देना, ऊर्जा का संग्रहण करना और रोग का निवारण करना या रक्त निर्माण करना। तो वसा का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा का संग्रहण करना। अगला प्रश्न है कुपोषण का अर्थ क्या है? कुपोषण, अधिक भोजन करने से तो कुपोषण होता नहीं है। ठीक है, कम भोजन करने से भी कुपोषण नहीं होता है और भूख लगने से भी कुपोषण नहीं होता। कुपोषण तभी होता है जब पोषण का जो है असंतुलन होता है। कोई हमें विटामिन हो सकता है ना मिले तो उसकी वजह से हम कुपोषित हो सकते हैं, या कोई अन्य चीज़ें नहीं मिले उसकी वजह से हम कुपोषण हो सकता है। योगासन का नियमित अभ्यास किसमें सहायक है? योगासन का लचीलापन बढ़ाने में, एकाग्रता बढ़ाने में, तनाव कम करने में या उपयुक्त सभी। तो इसमें से बताइएगा कमेंट करके हमें। 14वें प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे कि कौन सा इसमें सही है। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बता के फिर अगली वीडियो शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल जानकारी देना, व्यवहार में सुधार लाना, रोगों को उपचार करना या दवाइयों का प्रयोग करना। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य न तो रोगों का उपचार करना है न तो दवाइयों का प्रयोग है। वह स्वास्थ्य शिक्षा जो है वह व्यवहार में आपके क्या लाती है? सुधार लाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। व्यवहार में हमारे क्या लाती है? सुधार लाती है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि रोगों का उपचार करना स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा में उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे व्यवहार में सुधार लाया जाए, जिससे हम स्वस्थ रहें। अगला प्रश्न है भोजन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भोजन का मुख्य स्रोत केवल पौधे, केवल पशु, पौधे और पशु दोनों, या केवल अनाज। तो देखिए भोजन का जो मुख्य स्रोत है वह आप शाकाहारी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप मांसाहारी हो, या फिर आप शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो विकल्प नंबर से सही हो जाएगा, क्योंकि पौधों से और पशु दोनों जो है वह भोजन के मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है शारीरिक फिटनेस का संबंध किससे है? सहन शक्ति से है, शक्ति से है, या लचीलापन से है, या उपयुक्त सभी। तो शारीरिक फिटनेस, जब आप फिट हैं यानी कि स्वस्थ हैं, तो आपके अंदर सहन शक्ति भी हो सकती है, आपके अंदर शक्ति भी हो, और लचीलापन, ये सभी हो जाएंगे। तो अब विकल्प नंबर डी सही होगा। शारीरिक फिटनेस का संबंध सभी से है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है, आप सभी आगे निचली कक्षाओं में पढ़ते आए होंगे। तो स्कर्वी की जो है विटामिन सी से स्कर्वी का रोग होता है। अगला प्रश्न है व्यायाम से हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय कमज़ोर हो जाता है, या हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, या हृदय की गति रुक जाती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अगर आप व्यायाम कर रहे हैं प्रतिदिन तो आपके हृदय की जो कार्य क्षमता है वह बढ़ जाती है। तो विकल्प नंबर बी सही होगा। योग का उद्गम किस देश में हुआ है? तो योग का उद्गम कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। पिछली वीडियो में हमने पूरा बताया था कि योग का उद्गम भारत से हुआ है। उसके पहले योग के जनक, आदि गुरु, इन सब के बारे में पिछली वीडियो में हम डिस्कशन किए थे। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियो 2 वीडियो जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उस वीडियो में भी कराए गए हैं। अगला प्रश्न है संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक है? केवल बच्चों के लिए, केवल वयस्कों के लिए, केवल वृद्धों के लिए, या सभी आयु वर्ग के लिए? तो संतुलित आहार सभी के लिए आवश्यक है, वह चाहे
वृद्ध हों, वयस्क हों, बच्चे हों, वह सभी के लिए आवश्यक है। तो सभी आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग में ध्यान का मुख्य लाभ क्या है? शारीरिक शक्ति बढ़ाना, मानसिक शांति, या वजन बढ़ाना, या भूख बढ़ाना। जो योग में हम ध्यान करते हैं उससे हमको मानसिक शांति मिलती है, यही इसका मुख्य लाभ है योग में ध्यान का। अगला प्रश्न है, शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम क्या होता है? शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम मोटापा, कमजोरी, रोग, यह सभी हो सकते हैं अगर आप निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर कुछ नहीं कर रहा है काम, जिसको हम आलसी कहते हैं, तो आपके अंदर कमजोरी भी आ जाएगी। हो सकता है कि आप बैठे बैठे खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मोटापा भी हो जाए, और जब या तो कमजोरी होगी या मोटापा होगा तो रोग जरूर हो जाएगा आपके अंदर। तो ये सभी शारीरिक निष्क्रियता के परिणाम हो सकते हैं। भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन की मात्रा बढ़ाना, संतुलित आहार उपलब्ध कराना, भोजन महंगा करना, भोजन सजाना। तो भोजन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य उद्देश्य है संतुलित आहार उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, योग का अभ्यास किस समय करना सबसे उपयुक्त माना जाता है? दोपहर में, शाम में, सुबह खाली पेट, भोजन के तुरंत बाद। तो जो सबसे उपयुक्त माना जाता है वह सुबह खाली पेट, वह सबसे उपयुक्त माना जाता है। बाकी शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त, क्योंकि विकल्प में 4 विकल्प हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उसको हमको देखना है, तो विकल्प नंबर हम सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में से निम्न में से कौन शामिल है? आय, शिक्षा, आयु और लिंग, या सामाजिक वातावरण। जो जैविक कारक हैं, ध्यान दीजिएगा, जैविक कारक हैं आयु और लिंग, बाकी सभी वह भौतिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में निम्न में से कौन सहायक होता है? नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपके लिए, अगर मानसिक स्वास्थ्य को आपको बनाए रखना है, स्वस्थ रहना है, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, आपको ये सभी नियमित व्यायाम करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा, या पर्याप्त नींद लेना होगा। ये सभी आवश्यक है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? प्रारंभ, पेट में होता है, छोटी आंत में होता है, मुंह में होता है, या बड़ी आंत में होता है? तो भोजन का जो पाचन है वह सर्वप्रथम मुंह में होता है। कहाँ होता है? मुंह में होता है। प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा जा सकता है, तो यह जो है क्रम याद कर लीजिएगा। जो है भोजन के पाचन का सबसे पहले मुंह में होता है, फिर उसके बाद भोजन आपका ग्रास नली में जाता है, फिर उसके बाद आमाशय में जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत में जाता है। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा। इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन सबसे अंत में कहाँ होता है, या भोजन का पाचन सबसे मध्य में कहाँ होता है। तो इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे, मुंह, उसके बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में। ठीक है, इस प्रश्न को हम ऊपर कर चुके हैं एक बार, फिर से एक प्रश्न आ गया है, वही कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में समानता क्या होता है? मोटापा बढ़ जाता है, या रक्तचाप बढ़ जाता है, या जल की कमी हो जाती है, या ऊर्जा की कमी हो जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होती है उसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। अगर उसकी कमी है कार्बोहाइड्रेट की, तो ऊर्जा की कमी भी हमारे शरीर में रहेगी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वह होता है
क्वाशियोकर। ठीक है, इसको जरूर दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोकर। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो विटामिन घुलनशील है वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में जो है वह घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई और के। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको दे दिया जाए ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऐसे करके दे दिया जा सकता है। तो हो सकता है उसमें एक ऑप्शन और रहे, इनमें से दो। तो आपका जो घुलनशील है ए और डी है। तो ऐसे करके किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला प्रश्न है, रक्त निर्माण में सहायक खनिज कौन सा है? रक्त के निर्माण में जो सहायक खनिज है वह आयरन है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में जल का महत्व क्यों होता है? पाचन में सहायता के लिए, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी है? तो यह विकल्प आपका सही है। उपयुक्त सभी जो है वह संतुलित आहार में जल का महत्व, इसी तीनों के कारण जल का महत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है, योगासन का अभ्यास किसके लिए उपयोगी माना जाता है? शारीरिक लचीलापन बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो योगासन का अभ्यास उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी माना जाता है। शारीरिक लचीलापन बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी योगासन जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का नियमित अभ्यास किस पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? पाचन तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर, परिसंचरण तंत्र पर, या उत्सर्जन तंत्र पर? तो जो प्राणायाम का नियमित आप अभ्यास करते हैं वह श्वसन तंत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ये प्रश्न हम ऊपर भी कर चुके हैं एक बार, तो इस प्रश्नों को बार बार समावेशित इसलिए इस वीडियो में किया गया है क्योंकि ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो इसको दिमाग में जरूर रख लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न गलत न होने पाए। अगला प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस का सही अर्थ क्या है? केवल शरीर का बल, शरीर का अगर आपके पास शरीर में बल है तो उसको फिटनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, रोगों की अनुपस्थिति वह भी शरीर फिटनेस का सही अर्थ नहीं है। शरीर फिटनेस का आपका जो सही अर्थ है वह कार्य करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप शारीरिक रूप से फिट हैं। ठीक है, खेल क्षमता से भी आप फिट नहीं माने जाएंगे जब आप कार्य करने की, क्योंकि कार्य के अंदर ही खेल भी आ जाएगा। तो जब आपके अंदर कार्य करने की शारीरिक क्षमता होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? शारीरिक फिटनेस का सही अर्थ वह माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नियमित अभ्यास से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो नियमित व्यायाम से आपके सहन शक्ति में वृद्धि होगी, मांसपेशियों में मजबूती आती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये सभी जो है आपके नियमित व्यायाम से होते हैं। तो ये विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोगों की जानकारी, स्वस्थ व्यवहार विकसित करना, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, दवाइयों का प्रचार करना। स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह स्वास्थ्य व्यवहार विकसित करना है। अगला प्रश्न है, कुपोषण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण होता है, संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, नियमित व्यायाम, या पर्याप्त नींद। तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण है वह है पोषक तत्वों की कमी या अधिकता। संतुलित आहार से तो आपको कुपोषण नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कुपोषण का प्रमुख कारण यही है कि आप पोषक तत्वों की आपके भोजन में कमी है या अधिकता है, जिसकी वजह से आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं या कुपोषण का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है,
भोजन योजना बनाते समय किस कारक पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है? तो भोजन की योजना जब हम बनाते हैं कि जैसे आपकी मम्मी होंगी या सिस्टर होंगी, जो भी होंगे, घर पर भोजन बनता है तो योजना बनता है कि क्या क्या बनना है। अगर कोई घर में ताऊ जी हैं, बड़े हैं, दादा हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है कि वह क्या खाएंगे, ठीक है, या क्या खा सकते हैं। ऐसा नहीं कोई गरिष्ठ भोजन बन रहा है तो वह नहीं खा पाएंगे, तो उनके लिए नहीं बनता है। तो जो आपका भोजन है उसकी योजना बनाते समय व्यक्ति की आयु और कार्य क्षमता पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति क्या खाएगा, कितना कार्य करके आया है। हो सकता है कि कोई मजदूर आदमी हो तो उसके यहाँ उनके पिताजी ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि शारीरिक श्रम किए रहते हैं, तो अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, व्यक्ति की आयु और कार्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है कि भोजन की योजना बनाते समय। अगला प्रश्न है, योग में ध्यान का प्रमुख लाभ क्या है? योग में जो आप ध्यान करते हैं उसका प्रमुख लाभ शरीर की लंबाई बढ़ाना, भूख बढ़ाना, वजन बढ़ाना, यह सब ध्यान का लाभ नहीं है। ध्यान का आपका जो लाभ है वह है मानसिक शांति और एकाग्रता। अगला प्रश्न है, शारीरिक निष्क्रियता से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह या उपयुक्त सभी। अगर आपका शरीर निष्क्रिय है, कोई कार्य आप नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, आपको हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। तो यह सभी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जब आपका शरीर निष्क्रिय है, यानी कि कुछ आप नहीं करते हैं, तो यह समस्या में उत्पन्न हो सकती है शारीरिक निष्क्रियता में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह सभी को पता होगा कि विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो विटामिन की कमी से जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सभी इसको दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनना निश्चित रूप से तय है। अगला प्रश्न है, योग का नियमित अभ्यास तनाव को कैसे प्रभावित करता है? जो आप नियमित अभ्यास करते हैं अगर योग का, तो आपके तनाव को कैसे कम करता है? आपका तनाव बढ़ाता है या आपके तनाव को कम करता है, या तनाव पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, या तनाव को अस्थायी बना देता है? तो अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं योग का, तो आपके तनाव जो आपका है वह ज़रूर कम हो जाएगा और बहुत हद तक योग आपका तनाव वह है कम कर देता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और पोषण के बीच क्या संबंध है? दोनों संबंधित हैं। पोषण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य पोषण को प्रभावित नहीं करता है, कि या दोनों समान है? तो स्वास्थ्य और पोषण दोनों संबंधित हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है, असंबित। दोनों समान नहीं है, स्वास्थ्य अलग है, पोषण अलग है। तो जो पोषण है वह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक व्यायाम का सबसे उपयुक्त समय कब माना जाता है? भोजन के तुरंत बाद, देर रात, सुबह या शाम, या आधी रात? तो आपका विकल्प सही होगा सुबह शाम। लेकिन ज़्यादा उपयुक्त जो माना जाता है वह केवल सुबह माना जाता है। लेकिन जब एक ही ऑप्शन में दोनों शब्द हैं, सुबह या शाम, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा उपयुक्त है, अगर शाम अलग ऑप्शन में आएगा तो सुबह आपको लगाना होगा, वह उपयुक्त माना जाएगा अगर शाम दूसरे ऑप्शन में रहेगा तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। यह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित हेल्थ, वेलनेस एंड योगा BA BSc BCom BBA BCA थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय से आप संबंधित हैं तो वहाँ भी यह पाठ्यक्रम चल रहा है, तो यह बराबर काम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योगासन करते समय श्वसन का क्या महत्व होता है? तो योगासन करते समय कोई महत्व नहीं होता है, केवल गति बढ़ाने के लिए, आसनों को प्रभावशाली बढ़ाने के लिए, केवल थकान बढ़ाने के लिए। योगासन करते समय जो आप श्वसन का महत्व होता है वह आसनों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार का
पालन करने से क्या लाभ होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, स्वास्थ्य बना रहता है या फिर उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार अगर आप करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें का लाभ होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है, स्वस्थ भी आप बने रहते हैं। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो हड्डियों की अगर मजबूती आप चाहते हैं तो इसके लिए जो पोषक तत्व आवश्यक है वह कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। सीरीज कैसे लग रही है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। यह सीरीज 4 जो है 2 पहले से आ चुका है, ये आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 4 वीडियो भी इसके और आगे आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। 50-50 प्रश्नों की कुल 4 वीडियो आएंगी। इसके पहले 2 वीडियो हम करा चुके हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, फिटनेस बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम या उपयुक्त समय। फिटनेस अगर आपको बनाए रखना है तो आपको नियमित व्यायाम करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा और पर्याप्त नींद लेना होगा, यानी कि पर्याप्त विश्राम करना होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस वीडियो को देख सकें और उसका उनको परीक्षा में लाभ मिल सके और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक अंक इस पेपर में अर्जित करें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वह इंक्रीज हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।